Assalamu alaikum. My name is Shehzad and I am here to discuss about Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद खान जिनका जो है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और आज जिस हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो उसमें जो एक मेन जो एक फैक्टर है वो सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का जो है एक आइडिया था जो सीड्स थे वो सो किए। उसके बाद उन्हें अलीगढ़ की शक्ल में उन्होंने मूवमेंट चलाई और जो बाद में क्या है हमारी मुस्लिम लीग और बाद में जो है हमें एक आज़ाद मुल्क की शक्ल में हमें नज़र आती हैं, उनकी जो है कोशिशें हमें नज़र आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी जो है सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ान पैदा कब हुए थे। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 के अंदर ये पैदा होते हैं। 17 अक्टूबर 1817 में ये पैदा होते हैं और उनके वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था। और अगर हम ये बात करें इनके फर्दर इनके बात करें लाइफ में तो 1869 में जो है ये इंग्लैंड जाते हैं अपने बेटे महमूद के साथ। जो मेन इवेंट्स की अगर हम बात करें 1878 में जो लॉर्ड डेल्टन है इन्हें जो है मेंबर बनाते हैं इंपीरियल काउंसिल का और 1887 में जो लॉर्ड डेफरिन है इन्हें जो है मेंबर बनाते हैं सिविल सर्विस कमीशन का, इन्हें मेंबर बनाते हैं। तो बायोग्राफी में 2-3 जो मेन इवेंट्स का पता हो जब हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो वो हम लिख सकते हैं। हमने बात की कि 1817 में ये पैदा हुए और उसके बाद हमने बात की 69 में इंग्लैंड गए। 1878 में लॉर्ड डेल्टन जो है इन्होंने जो मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल इन्हें मुंतखब किया और 1887 में जो लॉर्ड डेफरिन है इन्हें मेंबर ऑफ सिविल सर्विस कमीशन इन्होंने मुंतखब किया। अगर हम बात करें इनकी जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा इनके साथ जो जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट वो जो है एक ब्यूटीफुल जो इन्होंने प्लेटफॉर्म हमें फ्राहम किया, एक ब्यूटीफुल मूवमेंट थी जिसके नतीजे में आज जो है हम आज़ाद मुल्कत में रह रहे हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे अलीगढ़ मूवमेंट के जब उन्होंने स्टार्ट की तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम की प्रोटेक्शन थी फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ ओरिएंटलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, उस वक्त ओरिएंटलिस्ट थे, मतलब जो थे फॉर एग्जांपल विलियम मोयर एक था, उसने जो है आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और एक किताब लिखी। उसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया दिया और उसको आर्गूमेंट्स के साथ उसको काउंटर किया। तो इस तरह उन्होंने इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, किससे, ओरिएंटलिस्ट के ऑनस्लॉट से उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ये अलीगढ़ मूवमेंट का एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, अलीगढ़ मूवमेंट की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्होंने कोशिश की कि क्या करे कि जो एनिमिटी है अंग्रेज़ों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान है उसको मिनिमाइज़ किया जाए या उसको रिमूव किया जाए। अब इसके पीछे फैक्टर क्या है, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उसमें जो है मुसलमानों को शिकस्त हुई। हमारे साथ इंडियंस भी थे, भारतीय भी थे, मतलब जो हिंदू थे, लेकिन जो है हार के बाद जो सारा का सारा मलबा था मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया और जो अंग्रेज़ थे उनमें जो एक मुसलमानों के लिए दुश्मनी और इस तरह की जो एक एलिमेंट्स और फीलिंग पाई जाती थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कुशन का काम किया और जो दुश्मनी थी या जो एनिमिटी थी उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। तो ये जो उनका सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है वर्क था या सेकंड जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का। आगे थर्ड बात करें तो हार्मनी विद मॉडर्न साइंस एंड फिलॉसफी। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने एफर्ट से जो है ये अपनी ये कोशिशों से जो मुसलमानों को जो क्या किया, इनकरेज किया कि वो क्या करें, मॉडर्न साइंस की तरफ और फिलॉसफी की तरफ और आगे हों। क्योंकि जो उस वक्त मुसलमान थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, दैट्स वाई दे वर मोर सुपरस्टिशियस थे, वो तो हम परस्त थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की कि उन्हें जो है मॉडर्न साइंस की तरफ किसी तरफ लेके आया जाए, फिलॉसफी की तरफ लेके आया जाए, क्योंकि रैशनलिज्म इज़ बेटर दैन सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशंसनेस। हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए जब भी हम मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो उस वक्त तो मुसलमानों की हालत ख़राब थी, तो लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मुसलमान अगर मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी की तरफ आ जाते हैं तो उनकी जो हालत है वो बेहतर हो सकती है। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था। अगर हम फर्दर बात करें तो उन्होंने जैसे कि हमने पिछले पॉइंट से मिलता जुलता है कि उन्होंने रैशनलिज्म और इनलाइटनमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो आप अपने डिसीजंस हैं वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे करें। इसका मतलब क्या है, अगर हम इमोशनलिज्म और रैशनलिज्म का कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि हमें आज के दौर में भी साउदर्न जो है क्या क्या कहते हैं, हमें साउथ एशिया के अंदर जो है इमोशनलिज्म ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर नज़र आता है। इमोशनलिज्म का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक जो है एक पुअर फैमिली है, उसका जो है एक ब्रेड अर्नर है, वो शादी ब्याह या किस तरह की रस्मात होती हैं उस पर जो है अंधाधुंध जो है पैसे उड़ाए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के जो हैं उनके कस्टम्स रवायात पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आने वाले दिन का खाना उनके पास है या नहीं है, लेकिन वो जो क्या है वो पैसे हुए बिला झिझक वो उड़ा देते हैं। जबकि रैशनलिज्म वाले जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अगर ये चीज़ ये पैसे वो खर्च कर रहे हैं तो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसको उनको बेनिफिट क्या होगा, उसको उनको नुकसान क्या होगा। लेकिन हमें साउदर्न पंजाब क्या कहते हैं साउथ एशिया में ये चीज़ नज़र आती है, इमोशनलिज्म हमें डोमिनेंट फैक्टर नज़र आता है कि हम फीलिंग्स में
में आके बहुत सी चीज़ें हम लूज़ कर देते हैं, नॉट इवन इन इकोनॉमिक वे, बट हम इमोशनलिज्म में आके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। मोर ओवर हम अपने सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाते हैं, बिकॉज वी डोमिनेट इमोशंस ऑन ओवर सेल्फ। तो सर सैयद अहमद खान बात करते हैं कि मुसलमानों को चाहिए रैशनलिज्म से काम ले, रैशनल से काम ले, इनलाइटनमेंट से काम ले। इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का टू लर्न इंग्लिश एंड मेंटेन उर्दू। उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया कि जो मुसलमान हैं वो इंग्लिश की जो है लैंग्वेज वो सीखें और उसकी एजुकेशन हासिल करें, और साथ साथ उन्होंने उर्दू को भी मेंटेन किया। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंग्लिश का क्यों कहा। इंग्लिश जो थी एक उस वक्त एक मोर जो क्या कहते हैं स्प्रेड हो चुकी थी लैंग्वेज, जैसे कि आज है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उस वक्त ज़रूरत थी कि मुसलमान इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें ताकि जो है वर्ल्डली एजुकेशन में वो क्या कर सकें, एक्सेल कर सकें, और मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको अचीव कर सकें, और वहाँ पे जो है अपनी ज़रिए माश वो उनको उससे उनसे मिल सके और उनकी हालत माशी हालत बेहतर हो सके। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे अलीगढ़ मूवमेंट के। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एफ़र्ट्स क्या की मुसलमानों के लिए, उनकी सर्विसेज क्या हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान की अगर हम एजुकेशनल सर्विसेज की बात करें कि तलीमी मैदान में उन्होंने क्या क्या सर्विसेज हमें दी, तो सबसे पहले एक साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कायम की। अब इस साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कब कायम की, 1864 के अंदर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। उसके बाद इन्होंने इशू किया अलीगढ़ गज़ट जो 1866 में किया। इसके अलावा MAO स्कूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो है काम है। MAO स्कूल जो बाद 1875 में बना, 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और 1920 में से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसके अलावा एजुकेशनल सर्विसेज की मैं बात करें तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने जो है इनअकाद किया 1886 के अंदर। ये ना सिर्फ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था बल्कि एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पे भी मुसलमानों के सामने आया। मुसलमानों ने इसको यूज़ किया और बाद में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इसी जो प्लेटफॉर्म से इसकी रूट्स हमें नज़र आती हैं 1886 के अंदर। ये तो उनकी एजुकेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल सर्विसेज पे आए तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है मुसलमानों का एडमिशन करवाया, मतलब या इंडियंस का उनको एडमिशन करवाया। एडमिशन का मतलब ये कि जो पार्लियामेंट था या लेजिस्लेशन था जो मतलब कानून साजी करते हैं, मतलब उस इदारे में मुसलमानों की क्या थी, कोई मेंबरशिप नहीं थी। उस वक्त जो थे जो कवानीन जो थे इंडियंस जो लॉज थे वो कौन बना रहा था, ब्रिटिश बना रहा था। तो सर सैयद अहमद खान की कोशिशों के बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को जो है एंट्री मिलती है, उनको जो है एडमिशन मिलता है। सेकंड पॉइंट बात करें अगर हम पॉलिटिकल सर्विसेज में, तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को रोका कि वो पॉलिटिक्स में ना जाएं। मुसलमानों को पॉलिटिक्स में जाने से सर सैयद अहमद खान ने रोका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल माइंड्स जो हैं उन पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा डेप्थ में समझे तो उन्होंने क्यों मुसलमानों को पॉलिटिक्स में जाने से रोका, बिकॉज मुसलमान जो मुस्लिम थे, मुस्लिम्स वर अनएजुकेटेड एट दैट टाइम। मुसलमान क्या थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसके अलावा जो है देयर वाज नो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म, उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ पर वो क्या करते, एक्सरसाइज करते। इसके अलावा लीडरशिप उनके पास नहीं थी। उस वक्त एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस में कौन डोमिनेट कर रहा था, हिंदू डोमिनेट कर रहे थे। अगर वो इस तरह वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते भी थे, वो जो हिंदू हैं या जो कांग्रेस है इन्हें क्या कर देती, क्रश कर देती। दैट्स व्हाई सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आप अपना फोकस जो है तालीम पे दें। फिर बाद में जो है हमें नजर आता है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी वही फराहम कर रहे हैं। इस वक्त उनकी जो हिकमत अमली ये थी कि मुसलमानों को थोड़ा सा दूर रखा जाए। अगर वो मुसलमान पॉलिटिक्स में आते, एक तो जो है उनको कोई उनके गोल्स नहीं थे, ना उनका कोई लीडरशिप थी, ना उनकी पार्टी थी। दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ जाती, क्योंकि अंग्रेज़ तो मुसलमानों से पहले ही खफा आते। अगर मुसलमान पॉलिटिक्स में आते तो वो ये समझते कि मुसलमान शायद इनको दोबारा से जो है डिसमेंटल करने के लिए आ रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने रोका मुसलमानों को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बात जैसे पहले कर चुका हूँ कि उन्होंने पोलिटिकल प्लेटफॉर्म भी फराहम किया जहाँ से फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है बुनियाद रखी गई। अब ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या थी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में जो है इसका बुनियाद रखी गई। यहाँ पे ये होता था कि मुस्लिम लीडरशिप इकट्ठी होती थी। इसका मकसद तो ये था कि तालीमी मामलात पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना और उनको उनके हल के ऊपर बात करना। लेकिन फिर क्या हुआ, उस तलीमी मामलात के साथ साथ सियासी मामलात भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। अब जब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, उनके सियासी जो है मोटिव्स भी बनना शुरू हो गए और वहीं पे जो है तहरीक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बुनियाद रखी गई। और यही जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी वजह से जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है एक जमात जो है एक हमारी वो पार्टी बनती है। अगर हम फर्दर बात करें तो हमें इनकी सर्विसेज में ये भी है, पॉलिटिकल सर्विसेज में, कि ये टू नेशन थ्योरी भी इन्होंने दी।
टू नेशन थ्योरी का आइडिया भी हमें इनकी फ़िलासफ़ी में मिलता है। अब ये बात हमें डायरेक्टली नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी फ़िलासफ़ी में हमें टू नेशन थ्योरी मिलती है, दो कौमी नज़रिया मिलता है। कैसे? 1867 के अंदर जो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, मतलब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, वो जो है शेक्सपियर के ऑफिस में। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त कहा कि जो एक कौम दूसरी कौम की लैंग्वेज को बेयर नहीं कर सकती, तो एक दूसरे की प्रेजेंस को कैसे बेयर कर सकती हैं? ये दो कौमें हैं, आने वाले चंद सालों में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश कर दिया, टू नेशन थ्योरी यहाँ पे पेश कर दी। फर्दर अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू की भी बात की, जैसे कि मैंने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की बात की, तो वहाँ पे उन्होंने किसका साथ दिया? अपनी लैंग्वेज उर्दू का साथ दिया। अगर हम फर्दर बात करें पॉलिटिकल सर्विसेज में, वही बात है कि उन्होंने जो एनमिटी है मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो दुश्मनी थी उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। अब हम कुछ ना इनकी सोशल सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोशल सर्विसेज क्या हैं। और सोशल सर्विसेज में बात करें तो वो बात करते हैं वेस्टर्न रैशनलिज्म की बात करते हैं, तहजीबुल इखलाक की बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अकाम ताम इखलाक जो है इसके बारे में बात करते हैं, ये जो रिमूविंग ऑफ एनिमिटी की बात करते हैं। अब वेस्टर्न रैशनलिज्म का क्या मतलब होता है? वेस्टर्न रैशनलिज्म वही पहले जैसे बात हो चुकी है कि जो वेस्ट के लोग हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनके उठने बैठने के आदाब हैं, उनके एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं, वो सारे क्या हैं? वो रैशनल के ऊपर जो हैं वो मतलब जो है माइंड से काम करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब वेस्ट से सीखो, अब जो है मगरिब से सीखो कि वो दुनियावी मामलात पे अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, वो कैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कैसे जो है अपनी जो कस्टम्स हैं, जो जो नॉर्म्स हैं, उनको साइड पे रख के जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहजीब इसमें वेस्टर्न रैशनलिज्म की बात की। तहजीबुल इखलाक में उन्होंने ये लिखा कि मुसलमानों के खाने पीने के आदाब क्या होने चाहिए, उठने बैठने के आदाब क्या होने चाहिए, रहने सहने के आदाब क्या होने चाहिए, सारा कुछ उन्होंने तहजीबुल इखलाक में लिखा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने प्रमोट किया, अहकाम ताम इखलाक, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा। ये सारी इसके अलावा जो है रिमूविंग द सुपरस्टिशंस। अब सुपरस्टिशंस का क्या मतलब होता है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है तो हम प्रस्ती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत सी जो रस्म व रिवाज है, बहुत सी जो है मेंटल मिथ्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी के सामने से वो का ब्लैक कैट ने उसका रास्ता काट दिया तो वो मे भी अपना जो है कोई सफ़र रोक देता है, या इसके अलावा जो कौवा जो है वो क्या कहते हैं वो दीवार के ऊपर बोले तो सम काइंड ऑफ जो गेस्ट उसका आने वाला होता है। तो इस तरह के सुपरस्टिशंस, इसके अलावा हाथों में कोई धागा बांधना, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो सुपरस्टिशंस का शिकार है, हमें साउथ एशिया में आज भी नज़र आती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि हमें सुपरस्टिशन से निकलना है, हमें तोहम परस्ती से निकलना है। वी शुड बी रैशनल, वी शुड टॉक ऑन द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग सुपरस्टिशन थिंग्स। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की लिटरेरी सर्विसेज भी नज़र आती हैं। उनमें जो पहले इंशाइया निगार हैं वो कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। उसके अलावा इन नेचुरल उन्होंने पोइट्री की, इसके अलावा जो है सोशल करेक्शन के ऊपर इन्होंने बात की। सर सैयद अहमद ख़ान, अगर हम एक एमसीक्यूज़ भी आता है कि पहले इंशाइया निगार कौन थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान थे। इसके अलावा उन्होंने सोशल करेक्शन के ऊपर काम किया। सोशल करेक्शन का मतलब ये है कि माशरे में बहुत सी बुराइयाँ जो हैं वो फैल चुकी थी, उन बुराइयों के जो है एलिमिनेशन के ऊपर काम किया। फॉर एग्जाम्पल आज भी हमें नज़र आता है कि अफगानिस्तान के अंदर वुमेन एजुकेशन बैन है। दिस इज़ नॉट इन आवर इस्लाम के जो है एजुकेशन से एक वुमेन को रोक दिया जाए। इस्लाम अलाउज अस टू गेट एजुकेशन, मर्द और औरत दोनों के पास जो राइट है वो एजुकेशन को हासिल कर सके। उस वक्त भी इस तरह की बहुत सी जो मिथ्स पाई जाती थी, बहुत से जो है सो कॉल्ड सूडो स्कॉलर्स थे, उनकी जो है रवायात की वजह से बहुत सी जो है परेशानियों का सामना था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने सोशल करेक्शंस के ऊपर भी काम किया। अगर हम अपने पूरे टॉपिक को जो सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ का पहला उनके सर्विसेज की बात करें या उनकी बायोग्राफी की बात करें, जो पार्ट 1 हम सर सैयद अहमद ख़ान का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम उसको रिवाइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान वॉज बॉर्न on 17 October 1817. His father was Muhammad Muttaqi, and in 1869 he went to England with his son Mahmud, and in 1878 Lord Dalton nominated him as the member of Imperial Council. In 1887 he was allocated as the member of Civil Service Commission by Lord Dufferin. तो इसके अलावा हमने बात की कि अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो उसमें सबसे पहले था कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम पे बात की कि किससे प्रोटेक्शन उन्होंने की? ऑनस्लॉट ऑफ ओरिएंटलिस्ट से उन्होंने पूछा। एनमिटी ऑफ जो मुस्लिम और ब्रिटिश थी उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। उसके बाद हमने बात की कि उन्होंने मॉडर्न साइंस की जो है उसके साथ हार्मनी पे बात की। इसके अलावा हमने बात की कि उन्होंने ये कहा कि हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, जिस तरह उर्दू हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश को हमें सीखना चाहिए। इसके अलावा हमने बात की कि उनके एफर्ट्स एंड सर्विसेज क्या थी।
एफर्ट्स एंड सर्विसेज में हमने कहा कि उनकी साइंटिफिक सोसाइटी जो बहुत फेमस है 1864 में बनी, अलीगढ़ गज़ट है जो 1866 में आया, एमएओ स्कूल जो 1875 में बना, 1877 में कॉलेज का दर्जा हासिल उसने किया, 1920 में जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसके बाद हमने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जो 1886 में जो है वो बनाई गई। इसके अलावा हमने इनकी पोलिटिकल सर्विसेज में बात की। इसके अलावा हमने इनकी सोशल सर्विसेज की बात की। पोलिटिकल सर्विसेज में हमने कहा कि इन्होंने जो है इंडियंस को जो है ये जगह या एक प्लेटफॉर्म या एक रास्ता दिया जिससे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिक्स में जाने से रोका, लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी दिया जहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा हुई। सोशल सर्विसेज में हमने बात की, इन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न रैशनलिज्म के ऊपर बात की, तहजीबुल इखलाक के ऊपर बात की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अहकाम तामील इखलाक जो हैं जिनके बहुत से जो एक जो इनके काम हैं उससे क्या हुआ कि मुसलमानों की करेक्शन हुई और मुसलमानों ने एक माशरे में जो खूबसूरत लाइफ गुजारने के बहुत से तरीके सीखे इनके सर्विसेज से। इसके अलावा लास्ट में हमने देखा इनकी लिटरेरी सर्विसेज हैं। तो पहले इंशियाई निगार कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर जो है एक हयात जवेद भी लिखी गई जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। इसके अलावा हमने बात की कि इन्होंने नेचुरल पोइट्री भी की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान।